सो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर लेवल पर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप लेवल में कौन आते हैं, जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल में आते हैं, लाइक CEO, CFO, प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हम बात करें, जैसे अर्लियर वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि देयर आर थ्री वी कैन से डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम उसमें बात करें टॉप, मिडिल एंड लोअर, तो एक्चुअल में कोई भी इंसान, अगर हम उससे मतलब आप खुद अपने आप से सवाल करो या मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, तो हर कोई ये चाहता है कि मैं टॉप पोजीशन पर काम करूं, हर कोई अपने आप को टॉप पर देखना चाहता है। तो एक्चुअल में जो भी लोग टॉप लेवल में काम करते हैं, जो भी एक्चुअल में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हैं, तो एक्चुअल में उन लोगों को क्या काम करने पड़ते हैं। जैसे अर्लियर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनका काम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, मतलब वे बहुत एक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क और इंटेलेक्ट वर्क उनको करना होता है। तो अब हम समझेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या मेन फंक्शंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो एक्चुअल में टॉप लेवल पर काम करने वाले लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक्चुअल में टॉप लेवल क्या है, टॉप लेवल क्या करता है, एक्चुअल में टॉप लेवल का मेन काम क्या है। देखिए, टॉप लेवल के अलावा अगर हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हम पूरी बिजनेस स्टडीज़ में लॉट ऑफ टाइम्स हम ये डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी पूरी की पूरी बिजनेस है, बिजनेस स्टडीज़ है, उसमें एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस का मेन मोटिव कैसे हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, इसीलिए मैंने बताया था कि पूरी बिजनेस स्टडीज़ में गोल गोल बात घूमकर GOAL वाले गोल पर आकर रुकती है, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो एक्चुअल में जो टॉप लेवल है उनके ऊपर सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एक्चुअल में जो मेन वी कैन से एक टारगेट है, इंटेंशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको किस तरीके से अचीव करा जाए। लेकिन उससे भी पहले ये जरूरी है कि आप टारगेट सेट कर लो। नो डाउट दैट द कंपनी हैज एन ऑब्जेक्टिव टू वी कैन से रियलाइज मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट in the earlier videos as well we have discussed in the topic objectives of management that before profit there is one more stage that the organization has to clear, that is survival। तो सर्वाइवल भी करना है, सो सर्वाइवल के बाद फिर प्रॉफिट होना है। सो वॉट एवर वी कैन से टाइप ऑफ या वी कैन से कितने एक्सटेंट में कंपनी टारगेट सेट कर रही है एक ओवरऑल वी कैन से अकाउंटिंग पीरियड या एक फाइनेंशियल ईयर में इन टर्म्स ऑफ वी कैन से प्रॉफिट अचीव करने के लिए, तो एक्चुअल में क्या है, हु विल सेट दैट टारगेट, कौन वो एक टारगेट सेट करेगा, कौन एक एक्चुअल में एक बार सेट करेगा, एक बेंचमार्क सेट करेगा, जिसके बेसिस पर जो एक्चुअल में मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, लीड करेंगे, ताकि वो उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस के थ्रू, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के थ्रू जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो इजीली रियलाइज करा सके। तो एक्चुअल में टारगेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या टारगेट जनरली फिक्स कर रहे हो। ठीक है, एक एक्चुअल में अगर आप बिना किसी टारगेट को फिक्स करें, बिना किसी ऑब्जेक्टिव को सेट करें, अगर आप काम करना शुरू कर दोगे, अगर आप बिना किसी मंजिल को फिक्स करें, बिना अपनी डेस्टिनेशन को मार्क करें सफ़र शुरू करोगे, तो आपकी जर्नी कभी भी वी कैन से रिजल्टफुल नहीं हो पाएगी, उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक जर्नी कर रहे हो। सेम ऐसे ही बिजनेस के भी तो एक जर्नी होती है, पूरा का पूरा जो बिजनेस लाइफ है वो एक टाइप से जर्नी ही है, जहां आपकी मंजिल प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन आपको तय करना पड़ता है कि आप हर वी कैन से अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न करोगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डेस्टिनेशन इन टर्म्स कि आपको एक टर्नओवर, एक बेंचमार्क सेट करना है, और वो सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, हमारे टॉप लेवल के पास होती है। बिकॉज आई नो वेरी वेल कि अगर वो टारगेट, फॉर एन एग्जाम्पल कहते हैं ना, अपने ज़रूरत से अपने जो एबिलिटी है या आपकी जो हैसियत है उससे ज़्यादा आप नहीं वी कैन से एक्सपेक्ट कर सकते, सोच नहीं सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। टॉप लेवल एक्चुअल में जो भी टारगेट फिक्स करती है वो सारी चीज़ों को एक्चुअल में एक कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद डिटरमाइन करती है कि जो भी टारगेट वो सेट कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू अचीव बाई यूजिंग द वी कैन से वर्कफोर्स जो उनके पास है, और जिस तरीके की वर्कफोर्स उनके पास है, और जिस तरीके के मार्केट में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो काम कर रहे हैं, जिस टाइप के वी कैन से प्रोडक्ट या वी कैन से प्रोडक्ट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपनी सोसाइटी को या अपने कस्टमर को वी कैन से प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी कस्टमर बेस है। तो एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेट करा जाता है। ऐसा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट कर लिया दैट इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दे विल वी कैन से हैव द टारगेट टू अर्न 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ सोचने से थोड़ी आप कमा पाओगे। 1000 करोड़ कमाने के लिए आपके पास कितना
पैसा होना चाहिए, कितने काम करने वाले होने चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, कैसी पॉलिसी आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरीके से आप वी कैन से अपने कॉम्पिटिटर से सारी चीज़ें बेस्ट एंड बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म करोगे। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने की जो जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बल्कि उसको अचीव कैसे करा जाएगा और कितना ऑब्जेक्टिव सही रहेगा जो कंपनी ईजिली उसको क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, टॉप लेवल। ओके, सो जनरली जो हमारी टॉप लेवल है उसके मेन फंक्शन पे बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जनरली कंसिडरिंग दैट दे जनरली determine the objective of the organization. But we can say objective because in the earlier video we have discussed, okay, that the company or the we can say each and every organization have diverse objective. So in determining the objectives of the organization, that organization में किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कैसे अचीव करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, कितना कंट्रीब्यूट करना है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, सो ऑन। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को कौन डिटरमाइन करता है, जो हमारे वी कैन से सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे। ओके, अब एक्चुअल में टारगेट्स फिक्स करने से कुछ नहीं होता, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, लेकिन आप उसको कैसे अचीव करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप उसको रियलाइज कैसे कर पा रहे हो, हाउ यू आर एबल टू वी कैन से अचीव दैट और सक्सीड दैट, आप उसको कैसे सक्सीड कर पाओगे। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप बोर्ड में हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो हर कोई चाहता है कि जो क्लास 12th है उसमें वो अच्छे से अच्छा परसेंटेज सिक्योर कर सकें। ओके, तो अब मान लीजिए आपने एक टारगेट अपना सेट करा दैट यू वांट टू सिक्योर 80%, 85%, 90% एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट यू वांट टू सिक्योर मोर एंड मोर वी कैन से परसेंटेज और गुड परसेंटेज यू वांट टू सिक्योर इन योर बोर्ड्स, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टडी मोर, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में यू आर वेरी वी कैन से डिटर्मिनेटेड, आपने टाइम टेबल भी बनाया, बट एक्चुअल में आप उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर रहे हो और कितना फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं चल रहे, इस पर डिपेंड करता है कि जो भी आपने एक परसेंटेज का क्राइटेरिया अपने लिए सेट कर रखा है, आप उसको अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सेम एक्शन में जो टॉप लेवल आते हैं उनके लिए भी है, दैट इज नॉट सेट अप द ऑब्जेक्टिव, बट हाउ दे आर गोइंग टू अचीव दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेम हैज टू बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एज वेल। ये भी कौन डिसाइड करेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी। सो दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें नीति बोला जाता है, कि किस नीति के तहत किस जनरल स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग या एक्टिविटीज़ के थ्रू कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को रियलाइज कर सकती है। सो दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एज एंड स्ट्रैटेजीज एज वेल। स्ट्रैटेजीज जो एक्चुअल में स्पेशल टाइप का प्लान होते हैं, जो इन्वायरमेंट और कॉम्पिटिटर्स के को देखते हुए हम बनाते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव उसके लिए सेट करा है, उसको कैसे अचीव करा जाएगा, इसके लिए जो प्लान्स, पॉलिसीज और जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी वो कौन बनाएगा, जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ओके, पॉलिसीज, प्लान्स ऑल्सो वी कैन कंसीडर हियर। इसके अलावा अच्छा ये एक्चुअल में क्या है, मेन हो गया ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अचीव दैट, दैट्स आल्सो डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट बाय वी कैन से फ्रेमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड सर्टेन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। अब बात आती है कि हम पढ़ चुके हैं कि लेवल कोई एक ही नहीं है, आइसोलेशन में नहीं हो रहा है काम, और भी डिफरेंट लेवल्स हैं जो काम करें, लाइक मिडिल एंड लोअर है। तो एक्चुअल में जो टॉप के नीचे जस्ट बिलो जो लेवल आ रहा है दैट इज मिडिल लेवल, तो एक्चुअली वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो ऐसा तो नहीं है अपने आप आ गए, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपक गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नहीं, एक्चुअली कि उनको हायर करा जाएगा। तो जो टॉप लेवल है, क्योंकि दे आर जनरली वर्किंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टॉप लेवल, या वो डायरेक्ट वी कैन से एक टाइप से सबऑर्डिनेट का रोल परफॉर्म कर रहे हैं अंडर टॉप लेवल। तो एक्चुअल में क्या है, उनको कौन अपॉइंट करेगा, जो भी मिडिल लेवल में काम करें, सो हु विल अपॉइंट दैट पर्सन, ठीक है, उन पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा। तो जो टॉप लेवल है वो क्या करते हैं, जो मिडिल लेवल में काम करने वाले लोग हैं उनके रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं। सो दे रिक्रूट दी मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़। हालांकि मिडिल लेवल में कौन आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, वी हैव डिस्कस द अर्लियर वीडियो एज वेल। ओके, तो मिडिल लेवल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कौन रिक्रूट करेगा, कौन हायर करेगा, हमारा जो टॉप लेवल है। इसके अलावा स्टूडेंट एक्चुअल में बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किस तरीके से वी कैन से डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। सो हु हैव टू बी वी कैन से मोर कॉन्शियस रिगार्डिंग द चेंजेस दैट आर वी कैन से प्रिवेलिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कौन ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ऑब्वियसली टॉप लेवल, बिकॉज उनका काम ही है दैट दे हैव टू वी कैन से प्ले द एक्टिव
रोल, अ क्रूशल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर आती है, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, मे बी देयर टेक्निकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से मतलब जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को जो एनालाइज करना है और उसको इवैल्यूएट करने की जिम्मेदारी टॉप के पास होती है, ताकि उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पर क्या मॉडिफिकेशन करनी है, क्या चेंजेस करने हैं, बिकॉज द नेचर इज डायनामिक। अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या हम मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वी कैन से इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करें, उसको एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होती है टॉप लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंटली केस की बात बताऊँ स्टूडेंट, तो शायद आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ा हो, न्यूज़ में सुना हो, बिकॉज जो अमेरिका में एक्चुअली अमेरिका में हमेशा से लड़ाई ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन की रही है, बट एक केस काफ़ी ज़्यादा वी कैन से उसमें प्रोटेस्ट हुआ, नॉट इवन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, बाकी और कंट्रीज़ के अंदर भी, जहाँ जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस ऑफिसर ने जनरली क्या है मार दिया था, ठीक है, अपने पैर के नीचे उसको दबाकर उसकी डेथ हो गई थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो एक्चुअल में क्या है, बहुत ज़्यादा एक जो सोशल प्रॉब्लम है दैट इज रेसिस्ट, वो और ज़्यादा जनरली क्या हो गया, बढ़ गया, उसको लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ये क्यों एक टाइप से इनइक्वालिटी है, पार्शलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पर ऐसी पार्शलिटी, ऐसी बाइसेस क्यों हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्चुअल में वाइड स्प्रेड होने लगी, और एक्चुअल में जहाँ लोग पढ़ लिख गए हैं या एक्चुअल में, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपरली लिटरेट हो तो ये चीज़ें आपके माइंड को बहुत प्योरीफाई करती हैं और बहुत इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर आप इसको दूर करने के लिए कुछ अटेम्प्ट ले रहे हो या कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो। और यही इनिशिएटिव लिया मैं जो एग्जाम्पल रहने जा रही हूँ, सो मोस्टली हो सकता है आपको हंसी है, और काफ़ी फेमस ब्रांड है, बट उसके ऊपर मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, फेयर एंड लवली। ओके, तो जो फेयर एंड लवली है, तो एक्चुअल में क्या करा, इतना जो रेसेस बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉस्मेटिक्स वी कैन से बनाने वाली कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद लोगों के माइंड में डाल रखा है दैट इन ऑर्डर, मतलब जो ब्यूटी है वो सिर्फ वाइट कलर में है। वो एक्चुअल में क्या है, जो ब्यूटी है उसको डिफाइन करते हैं कलर से, जो वाइट है, जो वाइटिश कलर है उससे। तो कहीं ना कहीं एक रेसिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने का समहाउ जो रोल है वो जो कॉस्मेटिक कंपनीज है वो भी प्ले कर रही हैं, बिकॉज आज के टाइम में एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, ठीक है, लुक गुड इन द सेंस कि उनका कलर बहुत वी कैन से वाइटिश होना चाहिए, दे हैव द ग्लोइंग स्किन एंड सो ऑन। तो एक्चुअली में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ चैनल्स आर देयर जो एक्चुअली अपना कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं, ये यूज़ करें एंड ऑल दैट। तो एक्चुअल में क्या है, ये कॉस्मेटिक कंपनी बहुत ज़्यादा रेसिज्म को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अब सोसाइटी भी इस चीज़ को जनरली बायकॉट कर रही है दैट व्हाई दे आर डूइंग सो, ऐसा क्यों कर रहे हैं कॉस्मेटिक कंपनीज, सिर्फ ऐसी मतलब फेयरनेस क्रीम के नाम से क्यों लेकर आती हैं। क्रीम का मतलब जो है जनरली जो आपकी स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर दें एंड सो ऑन, बट इसका रिलेशन सिर्फ फेयरनेस से क्यों होता है। तो इसीलिए फेयर एंड लवली ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जहां वो अपने नाम को चेंज करने पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हैं। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो ये भी है कि फेयर एंड लवली से फेयर टर्म हटा दिया जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ लवली क्रीम रह जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। नाम बदलेंगे, मतलब एक्चुअल में क्या है, एक मीटिंग हुई है जहाँ पर ये डिसाइड करा गया कि नाम चेंज करा जाएगा और स्पेशली फेयर टर्म हटाया जाएगा। तो ये इम्पैक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और इसको बहुत सेंसिटिवली स्कैन करना पड़ता है टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ को, बिकॉज दे आर मेनली कंसर्न विद द वी कैन से एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव टू वी कैन से कंसिडर द जो भी सोशल वी कैन से एक्टिविटीज़ हैं या सोसाइटी का जो भी आउटलुक है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। उनका एक और फंक्शन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना, एनालाइज करना कि बाहर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें काम करना है। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कौन करेगा, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काम करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, या फिर कोई ना कोई ट्रेडिंग या सर्विस सेंटर एक्टिविटी होगी, बट फॉर ऑल दैट वी जनरली अगर हम बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न में चल रहे हो देन यू रिक्वायर लैंड, थोड़ी लेबर आपको चाहिए होगी। तो अगर हम डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करें, लैंड, लेबर
लेबर, कैपिटल की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो एक्चुअली इन रिसोर्सेज को जो बहुत बेसिक है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, दीज आर द बेसिक वी कैन से रिसोर्सेज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होंगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए लैंड चाहिए होगा, आपको कैपिटल चाहिए होगी, आपको जनरली वर्कफोर्स चाहिए होगी, आपको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा जो एक मतलब ओनर का रोल परफॉर्म करेगा। तो एक्चुअल में इन सारी रिसोर्सेज को अरेंज कौन करेगा? ओके, इन सारी रिसोर्सेज को जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, इनिशियल रिसोर्सेज हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल रिसोर्सेज हैं, उनको अरेंज करने की भी जिम्मेदारी और काम किसका है? ये टॉप लेवल का। टू अरेंज दी वी कैन से हम कह सकते हैं इनिशियल रिसोर्सेज जो शुरुआती रिसोर्सेज होती हैं लाइक लैंड और लेबर, कैपिटल, इनको अरेंज कौन करता है? हमारा टॉप लेवल। जैसे हमने बात की थी ना दैट द मिडिल लेवल एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड और अपॉइंटेड बाय द टॉप लेवल। देन क्या है, मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोग कौन है? रिसोर्स ही तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसके अलावा जो भी लैंड है, कैपिटल है, डिफरेंट रिसोर्सेज को अरेंज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो टॉप के पास है। या फिर वो खुद नहीं करना, लेकिन वो एक पॉलिसी ज़रूर बनाएगा कि किस तरीके से रिसोर्सेज को जनरली हम डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रोक्योर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट और क्या फंक्शन है जो टॉप लेवल परफॉर्म करता है, तो देखिए टॉप लेवल के लिए एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंजिंग जॉब ये रहती है क्योंकि उसको पता है कि वो सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट हिरार्की है, मतलब जो मिडिल एंड लोअर लेवल है वो किसके अंडर में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं टॉप के अंडर में। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा होता है क्योंकि मिडिल लेवल और लोअर लेवल, टॉप लेवल बहुत ज़्यादा इनमें स्टेटस का डिफरेंस होता है। और एक्चुअल में जैसे हमने बात करी थी कि किसी भी लेवल पर काम करने वाले लोग जो हैं वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर इन द सेंस कि एक्चुअल में हर किसी का अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, अपना डिफरेंट एटीट्यूड है, ओके, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, ये सारे डिफरेंसेस समहाउ एक कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स के इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, फिर केओस एंड कंफ्यूजन की वजह से मिसमैनेजमेंट अराइज हो जाता है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, मतलब थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं आ पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? टॉप लेवल को ही तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल में काम करने वाले लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम करें, एक इंटीग्रेटिंग फिनोमिना के साथ काम करें, एक यूनाइटेड मैनर में काम करें। तो ये भी एक फंक्शन होता है टॉप लेवल का। इसीलिए जब आगे पढ़ोगे तो हम एक फिनोमिना पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे दूँ उसके रिगार्डिंग, बिकॉज यहाँ जब मैं फंक्शन पढ़ा रही हूँ तो उसको लिंक करके कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसे आप टर्म से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत ही एक जनरल सा टर्म है। कोऑर्डिनेशन का मतलब किसी भी चीज़ को बैलेंस करना। यहाँ बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि एक यूनिटी एंश्योर करना। जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक सेंस डेवलप करना, टीम स्पिरिट की फीलिंग और सेंस उनके अंदर डेवलप करना, एक यूनिफाइड मैनर में काम करने का जो जज्बा है वो लोगों के अंदर इंडल्ज करना, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। और कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में क्या है? कोऑर्डिनेशन इज समथिंग according to which each and every employee has to, we can say, work in a unified manner। करना ही करना है, they don't have any choice, उनके पास कोई choice नहीं है, उनके लिए compulsion है। It's not a matter of choice, it's a matter of compulsion for them कि उनको काम करना होगा, because if they will not work in that unified manner then they will be fired from their job, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। So एक्चुअल में क्या है, टॉप लेवल तैयार करता है ऐसे फिनोमेना, बिकॉज they know ह्यूमन टेंडेंसी को अच्छे से जानते हैं कि भाई हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग है। हमारे हाथ की पाँचों उंगलियां जनरली क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। ओके, क्यों? इसी तरीके से अब हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं तो वो तो बहुत अलग अलग टर्म्स में एक दूसरे से वेरी करेंगे, मतलब वेरिएट करेंगे। तो एक्चुअल में उनको यूनिफाइड रखना या उनके बीच कोऑर्डिनेशन एक प्लानफुल मैनर में होता है। मतलब ये काम है सबसे बड़ा टॉप लेवल का कि वो बाकी लेवल में काम करने वाले लोगों को इंटीग्रेट करे, ओके, उनको कोऑर्डिनेट करके रखे। Because if now we can say employees who are working at the middle and lower level, if they will work in a unified manner, okay, then only the, we can say, activities performed at that respective level can be integrated. Okay, so to integrate the activities of different levels means जो हमारा मिडिल एंड लोअर लेवल है उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। इसके अलावा स्टूडेंट और भी मेन फंक्शंस हो सकते हैं। इससे अगर हम बात करें, मान लीजिए जो मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं, मतलब जो मैनेजर्स हैं, या अगर हम बात करें लोअर में सुपरिटेंडेंट हैं, क्लर्क हैं,
ओके, सुपरवाइजर्स हैं, तो उनको क्या है, एक फिक्स सैलरी होती है, ठीक है। अगर हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पर, तो जो भी मिडिल एंड लोअर लेवल में काम करने वाले होते हैं उनकी एक फिक्स सैलरी होती है, ठीक है। उनको हर मंथ एक्चुअल में क्या है, अगर कोई फॉर एन एग्जाम्पल एक मैनेजर की पोस्ट पर है तो मान लो उसको 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलने ही मिले, फिर फिक्स है, ओके। तो अब एक्चुअल में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर ईयर में लॉस में जा रही है तब भी ज़्यादा फर्क उन लोगों को नहीं पड़ेगा जिनकी फिक्स सैलरी है, जो मिडिल एंड लोअर में काम कर रहे हैं, ओके। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उनको जो एक रिटर्न मिलता है कंपनी की तरफ से वो फिक्स है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है अगर कंपनी नुकसान में जा भी रही है तो भी। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है टॉप लेवल को, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव सेट करा था और उसको अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी था, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल करा था एक्चुअल में वो रिजल्टफुल नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाई, कंपनी का नुकसान हो गया। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वेलफेयर से कौन कंसर्न होगा, सबसे ज़्यादा फिक्र किससे होगी, सबसे ज़्यादा जो वी कैन से कंसर्न है वो किसको रहेगी, टॉप लेवल को रहेगी। बिकॉज मिडिल एंड लोअर वाले क्या है, उनको तो एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, फिक्स रेम्युनरेशन मिल रही है। हालांकि अगर कंटिन्यूस फॉर्म में लॉस होता है, परपेचुअल फॉर्म में, तो एक्चुअली सैलरी भी डिडक्ट करी जाती है, कम करी जाती है, डिमोशन भी हो जाता है अगर जो थोड़ा बहुत भी वी कैन से लेजीनेस दिखा रहे हैं अपने काम में। तो लेकिन ऐसा नहीं बहुत इमीडिएट बेसिस पर होता है, जब थोड़ा बढ़ जाता है ये वी कैन से लॉसेस, तब ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेप लेती है। लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन से कौन कंसर्न होगा, उसके वेलफेयर से, कि कंपनी लॉस में जा रही है तो उससे सबसे ज़्यादा जो वी कैन से इफेक्ट होगा वो किस लेवल को होगा, या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा परफॉर्म करे, इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क किसे पड़ेगा, जो एक्चुअल में क्या है, हमारा टॉप लेवल है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए, जैसे हम डिफरेंट टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन जो सारे मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा जाए, इससे कौन कंसर्न होगा, सबसे ज़्यादा इससे जो असर पड़ेगा वो यासिर सर को होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा करा उसने, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बहुत ही बेकार आए हैं, तो एक्चुअल में क्या है, जिस वी कैन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे आए तो वो टीचर तो एक्चुअल में क्या है, खुश है, और जिसमें कम आए तो बाकी टीचर्स को भी कुछ नहीं है, चलो सर इनके ही तो आ गए 2-4 बच्चों के, बाकी के तो अच्छे आए हैं। लेकिन उन 2-4 के अच्छे ना आने से सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो जो एक्चुअल में यासिर सर हैं उनको पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में टॉप लेवल में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो क्रूशल रोल या वी कैन से सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वी कैन से सक्सेस से, ग्रोथ से या वेलफेयर से कंसर्न होते हैं, ओके। सो कंसर्न है क्योंकि जिम्मेदारी भी उनके पास है। बिकॉज आपको याद हो, जब अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है हमारे टॉप के पास, ठीक है। तो एक्चुअल में टॉप लेवल में भी अलग अलग पोस्ट आ जाती है ना, तो उसमें डिफरेंट पोस्ट को भी जब बाइफरकेट करते हैं तो उसमें टॉप में भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बंदा किसी से एक वी कैन से पोजीशन हाई है और दूसरा उससे लो है, तो वी कैन से जो ऊपर वाला बंदा है, मतलब टॉप वाला, वो एक्चुअल में अपने सबऑर्डिनेट से पूछ सकता है, आंसरेबल उसको ठहरा सकता है, अकाउंटेबल, कि भाई बताइए, आप जवाब दीजिए, आपको पावर भी दी गई, आपको काम करने की फ्रीडम दी गई, आपको जनरली अथॉरिटी दी गई, फिर भी आप अपना जो एक असाइंड गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो एक्चुअली वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वेलफेयर की, ओवरऑल टॉप लेवल के पास है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर से कौन कंसर्न होता है, कौन जिम्मेदार होगा, और कौन कंसर्न होगा, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल बट कंसर्न एज वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा टॉप लेवल है, ओके। सो ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो टॉप लेवल पे काम करने वाले लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब एक्चुअल में आप सोचोगे, अरे ये जॉब मतलब ये पोस्ट है, ये 7-8 काम ही तो करने हैं, बट ये 7 और 8 फंक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा स्किलिंग है। वी से आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग चाहिए, शार्प माइंडेड, मतलब आपके पास जो इंटरेक्ट पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसीलिए टॉप लेवल का काम बहुत आसान नहीं होता, बिकॉज उन्हें ये डिफरेंट रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपने रिस्पेक्टिव लेवल पर परफॉर्म करनी होती है। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए हो स्टूडेंट। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए, बिकॉज
आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ हम तक जब तक उसको नहीं कन्वे करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आपको जो अपॉर्चुनिटी या जो भी आपको वैकेंसी सर्विसेज मिल रही हैं आप उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, कॉमेंट करिए हमें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो हमारा मिडिल लेवल है उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।